गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी का रिवीजन होगा और रिवीजन में तीनों चैप्टर्स होंगे। तो उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला ये है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने से क्या अभिप्राय है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का मतलब होता है तो ठीक मैंने व्यंग मारना, तो जो कहा गया है ठीक उसके अपोजिट उसका अर्थ हो। मैंने आपको व्यंग टांट जिसे कहते हैं अपने यहाँ, उस तरीके से व्यंग है। वे देखने में प्रशंसा कर रही है, किंतु वास्तव में कहना चाह रही है कि तुम बड़े अभागे हो, दुर्भाग्यशाली हो। क्यों दुर्भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम्हें प्रेम का अनुभव तुम नहीं कर सके, न किसी के हो सके और न किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। ठीक है, एक प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो यह है। दूसरा है कि ये उद्धव, तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ में तुम रह करके भी और उनको नहीं समझ सके। माने उस परम ब्रह्म को जानने के लिए आप कृष्ण की आराधना छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना की सलाह दे रहे हो। तुम्हारे जैसे मूर्ख और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है। गोपियों का दूसरा व्यंग्यात्मक स्वरूप ये भी हो सकता है कथन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे प्रश्न में गोपियों ने यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की तुलना किस वस्तु से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है, जो पानी में रह करके भी गीला नहीं होता। और दूसरा, तेल में डूबी हुई गागर, मतलब घड़े, तेल में डूबे हुए घड़े से की गई है, जो तेल के कारण से पानी से गीला नहीं होता। अगला है कृष्ण, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति को व्यक्त निम्नलिखित रूपों से किए हैं। वे अपनी स्थिति गुण में चिपटी हुई चींटियों जैसे बता रही हैं। जैसे चींटी गुण को छोड़ करके कहीं भी नहीं जा सकती, वैसे वो कृष्ण को छोड़कर, उसके प्रेम को छोड़ करके वो कहीं भी दूर नहीं जा सकती। वे श्री कृष्ण को हाल की लकड़ी के समान मानती है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपना मन, तन, मन, धन सब कुछ समर्पित कर दिया है। वे सोते जागते सभी समय कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती है, और उनको यह प्रेम संदेशा जो है कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताने जाने से रोके।
आफ्टर देन परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने जो तर्क दिए वो इस प्रकार है कि भाई हमने इस धनुष को एक साधारण धनुष माना, उन्होंने बताया कि राम ने इसे तोड़ा नहीं, बल्कि क्या है, ये मात्र छूटने से ही टूट गया है, अपने से आप टूट गया है। भाई, अगली बात है, उन्होंने यह तर्क दिया कि धनुष के टूटने से, तोड़ने से राम को ना तो कोई लाभ है और ना ही कोई हानि है। तो जब कोई लाभ हानि नहीं है तो फिर बिना लाभ हानि के विचार से उन्होंने सोचा ही नहीं है, तो तोड़ते क्यों? क्योंकि बचपन में अनेक धनुषों को उन्होंने इसी तरीके से तोड़ दिया, तब कभी किसी ने डांटा नहीं, किसी ने आप नाराज नहीं हुए कोई, इसलिए यही सोच करके उन्होंने इस धनुष को भी तोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं के क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने वीर पुरुष को बारे में यह बताया है, वीर पुरुष के बारे में, कि वे अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते। वीर पुरुष अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, बल्कि क्या है, वो युद्ध करते हैं, है ना, वीरता पूर्वक काम स्वयं करते हैं। वीर पुरुष को कभी अपनी वीरता पर अभिमान नहीं होता है। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गाय, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। उन्होंने अपने कुल के बारे में यही कहा। ठीक है, तो वीर पुरुष ललकारे पर कभी पीछे नहीं हटते, अर्थात वह ये नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, और वो निडरता पूर्वक उसका जवाब देते हैं, जैसे कि डायरेक्ट पेपर, जैसे मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस विषय पर अपने विचार अगर आप व्यक्त करना चाहें तो आप बताइए। तो देखिए, ऐसा प्रश्न मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है। साहस और शक्ति ये दो गुप्त धन है वीर पुरुष के। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के पास साहस है और शक्ति है तो वह व्यक्ति असाधारण हो जाएगा।
शक्ति तो वीर बनाती है और साहस उसमें एक धैर्य देता है, उस शक्ति को और ज्यादा संबल देता है। एक्चुअली में शक्ति जब किसी के पास आ जाती है तो व्यक्ति में अभिमान आ जाता है, वह उद्दंड हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति उद्दंड हो जाएगा, उसे अभिमान आ जाएगा, तो वह पथभ्रष्ट हो सकता है। उस अहंकार में वह सब कुछ अपने आप को क्या है, जो उसे करना चाहिए उस बात को छोड़कर जो नहीं करना चाहिए उस काम में वह लग जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो शक्ति व्यक्ति में क्या प्रमाद पैदा करती है ना? तो विनम्रता और सदाचार, जो साहस के पास होगा, साहस है जिसके पास, विनम्रता और सदाचार से वह क्या है, अपने आचरण से सभी कुछ विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना सकता है। जैसे कि श्री राम जी ने यहाँ पर विनम्रता से, साहस और शक्ति से संयम रखा और उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी का अहंकार भी शांत हो गया। कवि ने अगला देव में चलते हैं। कवि ने श्री ब्रज दुल्हन किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो कवि ने श्री कृष्ण को श्री ब्रज दुल्हन कहा है और उन्हें ही संसार रूपी दीपक कहा है संसार का। अब श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। इसलिए कविदेव ने श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है। तो श्री कृष्ण को ही श्री दुल्हन कहा गया है। अगला प्रश्न है कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किस प्रकार किन किन रूपों में देखा है? तो चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने जो जिन रूपों में, निम्नलिखित रूपों में देखा है। पहले तो फाटक की शिलानी सुधारे सुधा मंदिर है ना, उन्हें आकाश क्या है में फैली हुई चांदनी स्फटिक की शिलाओं जैसे स्फटिक की शिलाओं जैसे कविदेव को आकाश में फैली हुई चांदनी स्फटिक की शिलाओं से निकलने वाली जो चमक है उस चमक के तुल्य समान बता दिया है। दूसरी बात क्या है, उसे आसमान में फैली हुई चांदनी दूध के समुद्र की तरह उठती लहर की तरह दिखाई दे रही है। तो कहीं फर्श में फैला हुआ
जैसे फेन वाला दूध है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और चांदनी की रंगत चारों ओर इस तरीके से फैली है, साफ सुथरी है। तो पहला क्या है? पहला हो गया यहाँ पर स्फटिक की शिला से बना हुआ मंदिर। दूसरा धरती पर यहाँ पर क्या है? दही का समुद्र। और तीसरा फर्श में फैली हुई दूध की तरह। ये ऐसे दृश्य कवि को समझ में आए। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सा लगे चंद, इस पंक्ति का भाव। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि पूरा आसमान एक आईने की तरह है और आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें राधा रानी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि राधा रानी इतनी खूबसूरत है कि चंद्रमा उनके क्या है? परछाई की तरह नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों के अलावा जैसे आपके पाठ से संबंधित और कई प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इनमें से आप जैसे आपका आ गया पद और सवैया है, इस पाठ के पद और है पद है, पद पाठ के कवि कौन है? तो तुलसीदास, सूरदास है या कि देव है। ऐसे मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं, ब्लैंक्स के रूप में आ सकते हैं। तो क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप है वहां पर, और उसमें से रामचरितमानस हो गया आपका जो परशुराम लक्ष्मण, परशुराम राम लक्ष्मण और का ये जो संवाद है, इस ये पाठ हो गया, और देव का। तो कवि का नाम और पाठ का नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद इनकी भाषाएं, भाई ब्रजभाषा के कवि कौन है ना? तो यहाँ पर ब्रजभाषा तुलसीदास, सूरदास किस भाषा के कवि है? तुलसीदास जी किस भाषा के कवि है? देव किस भाषा के कवि है? देव का रियल नेम क्या है? देव किस का राजा के यहाँ दरबारी कवि थे? तुलसीदास के रामचरितमानस की रचयिता कौन है ना? सूरसागर के रचयिता कौन है? और सूरदास जी के गुरु जी कौन है? तुलसीदास जी के गुरु जी कौन है ना? ये सब चीजें क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। साथ में आप लोगों से जो पत्र जैसे मैंने आप लोगों को भेजा था, उस पत्र की भी आप लोग तैयारी कर लीजिए। पत्र में इस बात का ध्यान रखा जाता है बच्चों कि सबसे पहले ऊपर प्रेषक जो होता है अपना पता ऊपर लिख सकता है या कि सबसे नीचे लिख सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो आप जैसे फॉर्मल लेटर जैसे लिखा जाता है उसी तरीके से पहले आप लिख लीजिए, और इसमें से पहले आप क्या है प्रति लिख करके, और प्रति में आप लोगों को क्या करना है? प्रति के बाद में आप लोगों को फिर उस वहाँ पर जैसे मान लीजिए श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष मतलब कलेक्टर के लिए है, जिला सतना मध्य प्रदेश। इसमें से मैंने जो इसे देखा है बहुत से बच्चे क्या करते हैं अपने उस शहर का नाम लिख देते हैं जहाँ से वो क्या वो बिलोंग करते हैं, है ना? तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है ना, कि बहुत से बच्चे ऐसी गलती कर देंगे कि वो चेहरा पहले लिख देंगे फिर सतना लिखेंगे। भाई जिला अध्यक्ष जिला लेवल पर रहता है, ठीक है? तो जिला सतना, सतना जिला सतना मध्य प्रदेश, ठीक है? फिर विषय
पेड़ों की कटाई रोकने हेतु। फिर महोदय निवेदन है कि अब आप अपना पूरा का पूरा ब्यौरा दे सकते हैं, अपना इंफॉर्मेशन अपनी दे सकते हैं कि मैं यार ठीक है, मैं XYZ ईशांक ABCD जगह का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पर अब क्या पेड़ों की कटाई बता दीजिए कि यहाँ परस्परीय पहाड़ में कई पहाड़ पे क्या है, आधाधुंध पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। इससे क्या है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, जो भी है। ठीक है, आप पेड़ों से जो भी कटने से जो दुष्प्रभाव है उसका यहाँ पर जिक्र कर दे सकते हैं, और बाद में ये बता सकते हैं कि भाई क्या है कि नहीं अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भी आप बताइए कि निकट भविष्य में क्या हमें जो तो काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए क्या इसे रोकने का प्रयास किया जाए, कार्रवाई की जाए। फिर लास्ट में आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, पैराग्राफ चेंज करके, और आप हमारी विनती पर ध्यान देंगे। फिर प्रार्थी लिख करके अपना पूरा नाम पता लिखना चाहिए, डेट लिखना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से क्या है, आप लोगों को जैसे पत्र लेखन का अभ्यास भी करना है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, डिस्क्रिप्टिव जैसे मैंने बताया ऐसे भी करनी है। ठीक है, तो मैंने पहले इसके सभी आंसर्स पहले भेज दिया था, और रिवाइज करने के लिए मटेरियल मैंने आप लोगों को फिर से एक सामने रखा है। तो इसलिए क्या है, जो इसमें कुछ आप लोगों को क्या है, ये नहीं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल वही जो क्वेश्चन आपने पहले लिखा था वही क्वेश्चन है। ठीक है, इनको अलग अलग क्या है, बार बार आप फिर से आप इनको उतारिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।